क्लास 12 फिजिक्स के तहत आज हम लोग लेसन नंबर जो 10th पढ़ रहे थे उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी किताबों से हम लोग हल करने के लिए जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न कहता है इसमें कि 589 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक बढ़िया प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। तो ए नंबर कह रहा है इसमें कि परावर्तित, बी नंबर कह रहा है अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तथा चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये तरंग दैर्ध्य भी आपको निकालना है, आवृत्ति भी आपको निकालना है, चाल भी आपको निकालना है और जल का अपर्तनांक 1.33 दे चुका है। तो प्रकाश किससे जा रही है भाई? वायु से जल में जा रही है। वायु से किस में जा रही है? जल में। तो पहले एक बात बता दे बाबू कि एक बड़ी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा का मान जो दिया गया है 589 नैनोमीटर दिया गया है। और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब नैनोमीटर को हम लोग हटाते हैं तो 589 गुणे 10 के ऊपर -9 कर देते हैं तो नैनोमीटर हमारा हट जाता है, मीटर में आ जाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में आप सबको मालूम होगा c होता है और c का मान हमेशा फिक्स होता है 3 गुणे 10 के ऊपर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो ए नंबर क्या कह रहा है ना? ए नंबर ही कह रहा है कि पहला है आपका ए नंबर ही कह रहा है कि परावर्तित। परावर्तित का मतलब होता है, तो समझो ये जैसे कोई चिकना तल है और इस चिकने तल पर प्रकाश आके टकराई, वायु से आती है और टकरा करके वायु में ही चली जाती है, तो इसको परावर्तित कहते हैं। वायु से आई, वायु में ही चली गई। तो परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होगी लैम्ब्डा डैश होगा, परावर्तित प्रकाश की जो आवृत्ति होगी न्यू होगी तथा परावर्तित प्रकाश की जो चाल होगा वो भी होगा। तो परावर्तित प्रकाश की अगर तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपको क्या निकालना एक बार फिर बताते हैं। एक बार परावर्तित जो किरण होगी उसका तरंग दैर्ध्य निकालना है, उसका आवृत्ति निकालना है, उसका चाल निकालना है। तो पहले तरंग दैर्ध्य निकालते हैं यार परावर्तित प्रकाश की। तो परावर्तित प्रकाश की जब तरंग दैर्ध्य निकालेंगे लैम्ब्डा डैश, तो ये लैम्ब्डा के बराबर ही होगा, क्योंकि इसमें जो प्रकाश आएगा वो टकरा करके उसी माध्यम में चला जाएगा, यानी वायु से आया वायु में चला गया, तो इसीलिए इसका तरंग दैर्ध्य जो होगा जितना पहले था उतना ही होगा, 589 नैनोमीटर। ठीक है, चलो अब दूसरा बात आती है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखेंगे ना, परावर्तन एक ही माध्यम में हो रहा है, यानी जो प्रकाश है वायु से आ रहा है और वायु में चला जा रहा है, इसीलिए इसके तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं चाल की। तो ये बताइए, अधिकतर आप सभी बच्चे लोग जानते होंगे कि वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो हमेशा 3 गुणे 10 के ऊपर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो दो चीज हम लोग सीख गए, एक तो तरंग दैर्ध्य निकालना जान गए और एक चाल जान गए। अब हमें आवृत्ति निकालना है। तो हम सभी लोग पढ़े होंगे ये सूत्र, या नहीं पढ़ेंगे तो ये तो पढ़े ही होंगे यार। दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं, सभी को मालूम होगा कि C बराबर n इंटू लैम्ब्डा, यानी आप चाहे तो यहाँ पर न्यू लिख सकते हैं इस तरीके से, न्यू इंटू लैम्ब्डा। तो हमें न्यू निकालना है, आवृत्ति आप चाहे तो एफ भी लिख सकते हैं आवृत्ति के लिए, तो C बटा लैम्ब्डा हो जाएगा बराबर एफ। C का मान आपके पास मौजूद है 3 गुणे 10 के ऊपर 8 और लैम्ब्डा का मान 589 गुणे 10 के ऊपर -9 मीटर आपका है। अब चाहे तो आपका 3 बट्टा में 589 और ऊपर 8 है, ऊपर ये भी जाएगा कवन -9 तो +9 हो जाएगा, 8 9 17 होगा। लेकिन आप जब भाग देंगे इसमें तो 0.005 आएगा, लेकिन दशमलव जब हटाएंगे तो एक्चुअल में आपका आंसर जो होगा 5.09 गुणे 10 के ऊपर 14 हटस आ जाएगा। इसको हटस कहते हैं, समझे बात को? तो जब भी इस टाइप के सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप तुरंत
बताने का प्रयास करेंगे। चलो बी नंबर में, अच्छा बी नंबर में क्या पूछ रहा है यार, बी नंबर में कह रहा है कि अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, चाल और आवृत्ति बताना है। जल की अपवर्तनांक आपका n का मान दे दिया है। तो चलो अब अपवर्तित का मतलब ये हुआ ना कि जैसे ये कोई माध्यम है, एक ये माध्यम है और एक ये माध्यम है, प्रकाश इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, अपने मार्ग से विचलित हो जा रहा है, वाई से जल में जा रहा है, तो इस तरीके से। तो देखो माना कि जल में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा डब्लू, भाई डब्लू इसे लिखेंगे क्योंकि वाटर है, और जल में प्रकाश की आवृत्ति आप म्यू डब्लू मानेंगे, और जल में प्रकाश की चाल म्यू भी डब्लू मानेंगे। डब्लू इसलिए क्योंकि जल की बात हो रही है ना, तो डब्लू तो मानना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पहले तो हमें क्या निकालना, तरंगदैर्घ्य। और आप जानते होंगे भाई, जब भी एक सूत्र आप पढ़े होंगे, अपवर्तनांक बराबर निर्वात का तरंगदैर्घ्य बटा में माध्यम का तरंगदैर्घ्य, ये होता है। अपवर्तनांक बराबर निर्वात का तरंगदैर्घ्य बटा में माध्यम का तरंगदैर्घ्य। तो अगर हम इसको हल करें तो कैसे हल करेंगे देखते हैं हम लोग। तो इससे आप निकाल सकते हैं यार, n बराबर लैम्डा बटा लैम्डा 0 से। तो बस आप सबको मान मालूम है और इसी से आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो देखो इसका यूज करेंगे तो हमें लैम्डा डब्लू का मान निकल जाएगा, क्योंकि लैम्डा डब्लू अगर इसे पक्षांतर करते हैं तो लैम्डा 0 बटा में आपका n आ जाएगा। बराबर आप देख सकते हैं कि लैम्डा 0 का मान पहले से आपका मौजूद है, 589 है, गुणे 10 के ऊपर माइनस 9, और n का मान आपके सवाल में दे चुका है 1.33। आप जब दशमलव हटाएंगे तो 5, 8, 9, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 का 0, गुणे 10 के ऊपर माइनस 9 बटा में 133। अब 133 से जब भाग देंगे उसमें तो लगभग 4 बार में जाएगा, तो लगभग आपका आ जाएगा 442.85 गुणे 10 के ऊपर माइनस 9। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आवृत्ति पूछ रहा है, तो आवृत्ति का मान जब भी पूछेगा तो जितना पहले सवाल में आया था ना उतना ही लिखेंगे। कितना, 5.09 गुणे 10 के ऊपर 14 हटस आया था जो आपने निकाला था। तो क्योंकि उत्तर में लिख सकते हैं, क्योंकि माध्यम बदलने पर आवृत्ति नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। ये बात अगर आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बता सकते हैं। अब सवाल में ये पूछा जा रहा है कि चाल कितना होगा, तो हमने तरंग दैर्घ्य निकाल दिया जल का। अब जो बात आपके पूछा जाएगा, अब दूसरे माध्यम में चाल बताना है। तुम सभी लोग जानते होंगे कि भी डब्लू बराबर सी बट्टा n से निकल जाएगा। सी का मान 3 गुणे 10 के ऊपर 8 बट्टा में n का मान हम सभी लोग जानते होंगे 1.33। जब आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 300, 2 जीरो बढ़ जाएगा, नीचे 133 और 10 के ऊपर 8, और जब आप भाग दे देंगे तो आपके पास आंसर निकल करके आ जाएगा 2.26 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और यही हमारा कहा गया आंसर आ गया। तो इस तरीके से एक प्यारा सा क्वेश्चन जो आपके सामने था, इसको हल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10.2 है। कार्य की निम्नलिखित दशाओं में प्रत्येक तरंगाग्र की आकृति क्या होगी? किसी बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश, अच्छा पढ़े भी होंगे ना, कोई बिंदु स्रोत है और इससे जब तरंगे निकलती है
और इन तरंगों के पृष्ठ पर जब एक पृष्ठ खींचते हैं तो एक गोलीय होता है। तो इसका उत्तर होगा किसी बिंदु स्रोत में अपसरी जो प्रकाश का आकार होगा वह गोलीय होगा। ठीक है ना। और कैसा होगा देखो लिखा भी गया है यहाँ पर। दूसरा आपका कह रहा है उत्तल लेंस से निर्मित प्रकाश जिसके फोकस पर कोई बिंदु उपस्थित नहीं है। ठीक है ना। देखो जब बिंदु स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तब लेंस से निर्गत प्रकाश के लिए एक दूसरे के समांतर निकल जाती है। मैंने कहने का मतलब अगर इसका चित्र बनाए उत्तल लेंस से मुख्य अच्छा यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है तो इस तरीके से देखेंगे पूरा निकल जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर बिंदु होता कोई फोकस दूरी होता तो झुक कर जाता लेकिन नहीं जाएगा, ये समतल तरंगाग्र हो जाएगा। जो सेकेंड का आंसर होगा समतल तरंगाग्र जाएगा। सी है किसी दूरस्थ तारे से आने वाली प्रकाश तरंगाग्र का पृथ्वी द्वारा अवरोधित करना। बहुत दूर चाहे तारे हो चाहे सितारे हो जो भी हो उससे जो भी तरंगाग्र प्राप्त होता है तो समतल तरंगाग्र ही होता है। यानी कहने का मतलब है कि ए में गोलीय तरंगाग्र इसका उत्तर हो जाएगा, बी में समतल हो जाएगा और सी में भी कहा जाएगा समतल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको चाहें तो आप हल कर सकते हैं, कोई इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलिए ओके अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10.3 आ चुका है और 10.3 को हम लोग कैसे हल करेंगे समझने का पूरा प्रयास करते हैं। क्या कहा आपसे यार। देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। और देखो बी नंबर क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, समझे। किस में प्रकाश की चाल कम होगी। तो पहले सवाल को पहले हल करते। देखो कांच का अपवर्तनांक माने म्यू दे दिया, म्यू 0 बराबर आप 1.5 दे दिया है, 1.5 है ये। सी का मान फिक्स है आपका 3×10⁸ चाल पूछ रहा है यार कांच में, एकदम फिक्स है सभी लोग। म्यू बराबर आप लिखते हैं C/V या एन बराबर भी लिख सकते हैं C/V, जो भी आपको लिखना हो। चलो तो अगर पक्षांतर करें तो भी यहाँ पर आ जाएगा, म्यू नीचे आ जाएगा। सी का मान फिक्स है यार, सी का मान फिक्स है, लिख सकते हैं 3×10⁸ बटा में, और इसका तो मान दिया है 1.5। अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा तो 30×10⁸, नीचे है 15, 15 दूना 30, तो कहा हो जाएगा यार 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गया, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखो प्रकाश की चाल आ गई। बी नंबर में कह रहा है कि क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, तो कहेंगे एस निर्भर करता है। तो ये पूछा है कि चाल किसकी अधिक है। अच्छा ये बताओ सभी लोग, सभी स्टूडेंट को बताओ, आप चाल की जब बात करेंगे तो सभी लोग को मालूम होगा यार कि जिसकी तरंग दर अधिक होती है उसकी चाल अधिक होती है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी गुणे समय। चाल बराबर क्या होता है यार, दूरी बटा समय, यानी जो दूरी है वो चाल के समानुपाती है। जितना अधिक जिसका तरंग दैर्घ्य होगा उसका चाल उतना ही अधिक होगा। तो आप मुझे सोच कर बताओ, जो क्वेश्चन ने पूछा है कि लाल में और बैगनी में किस में चाल अधिक होगा, तो प्रकाश की चाल किस में लाल अधिक होगा यार, लाल में। किस में, लाल में। यानी आप लिख सकते हैं कि लाल में प्रकाश की चाल अधिक होगा। क्यों होगा यार, क्योंकि इसका तरंग दर अधिक है, क्योंकि इसका तरंग दर अधिक है। चलो भाई, ये बात अगर आपसे पूछा जाए तो तुरंत आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन के पास हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए भाई। कह रहा है कि यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय द्वित फ्रिंज एवं चतुर्थ द्वित फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। तो प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दर निकालना है। अच्छा, आप अच्छी तरीके से बच्चा लोग पढ़े होंगे भाई। यंग के द्विझिरी प्रयोग में थोड़ा सा मैं चित्र बता देता हूँ। यही है यंग के द्विझिरी प्रयोग। एक पर्दा यहाँ पर था, चलो एक पर्दा यहाँ पर था और एक यहाँ पर था। इस पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल डी माने थे, और इनके जो बीच की दूरी थी उसको आप
इसको कैपिटल डी माने थे, इनके बीच की जो दूरी थी स्मॉल डी, और यहाँ से कोई ना कोई बिंदु पर जाके रेखाएं मिल रही थी, जिसको या तो वाई माने थे आप, या एक्स मानिए, जो भी है वाई मान लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन कहा कि यंग के तिरछिरी प्रयोग में बीच की दूरी, जो झिरियों के बीच की दूरी है वो इस्तेमाल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो कितना दिया गया? 0.28 मिलीमीटर। आप मिलीमीटर घटा दीजिए तो 0.28 गुना 10⁻³ मीटर आ जाएगा। ठीक है, पर्दा के बीच की दूरी का कैपिटल डी से, तो कैपिटल डी बराबर 1.4 मीटर आपके पास उपस्थित है। तो प्रश्न ये पूछा कि केंद्रीय द्वितीय फ्रिंज और चतुर्थ द्वितीय फ्रिंज के बीच की दूरी, चतुर्थ कह रहा है ना, यानी इसका मतलब यन लिखो चाहे यम लिखो। अरे आप सूत्र में यम भी लिख सकते हैं, 4 यन भी लिख सकते हैं। आज जब भी देखो यही है केंद्रीय वाला, यहाँ बीच में केंद्र होता है, इसके बीच की जो दूरी है हमेशा बात करता है, तो आई मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हटाने के लिए 10⁻² लिखते हैं। सब बच्चा लोग को याद होना चाहिए यार, कैसे आप कन्वर्जन करेंगे, कैसे आप बदलेंगे। तो 10⁻² मीटर होता है। और तरंग दर कितनी होगी? देखिए लैम्डा का मान आपसे पूछा जा रहा है। आपका बड़ा फेमस सूत्र है यार, आपको याद भी होगा कि अगर इस तरीके से आपने स्थिति निकाला था द्वितीय फ्रिंज के लिए, y बराबर m कैपिटल डी लैम्डा बटा में स्मॉल डी। लेकिन जब हमको याद करो, जब हमको स्मॉल लैम्डा निकालना है तो 3 से गुणा करो तो y ऊपर चला जाएगा, ये d भी ऊपर चला जाएगा, बटा में n और कैपिटल डी नीचे आ जाएगा बराबर लैम्डा, इतना बराबर हो जाएगा। तो वही लैम्डा बराबर ये वाला एक हिस्सा बन चुका है। अब आपका पूरा डाटा दिया यार, देखो सुनो, पहले पूरा डाटा दे चुका है। देखो देखो यहाँ से y का मान आपके पास 12 गुना 10⁻² है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मीटर में। चलो स्मॉल डी का मान देख रहे हैं 0.28 × 10⁻³ है, उसको मैंने रख दिया सर। और देखो कैपिटल डी का मान आपके पास मौजूद है, कितना 1.4, उसको रख दिया। और एन का तो मान 4 है, 4 हमने रख दिया। बस आपको कुछ नहीं करना बालक, इसके आगे आप पूरा हल करेंगे। अच्छा देखो हल कैसे करेंगे मैं समझाता हूँ। ये क्या है, ये आपके पास दिया गया है, तो आप चाहे तो 4 से इसको काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, और फिर 14 से 28 को काटिए, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। और देखो ये 3 और 2 5, दशमलव हटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? 7, -7 आ जाएगा, यानी आपका है 12। ठीक है, गुणे ये आपका है 28 बट्टा में 4 गुणे 14। लेकिन आप ज़रा सोचिए, ये भी दशमलव के एक अंक है, ये भी, तो 3 को 0 नीचे बढ़ जाएगा। और ये दशमलव के एक अंक है तो 1 0 बढ़ेगा, और 3 और 0 जोड़ेंगे 10 के ऊपर -5 हो जाएगा। अच्छा 10 से 10 कैंसिल, और ये 10 नहीं है, 14 है। 14 दूना 28 हो जाएगा, ये 10 नहीं कटा है। और 4 3 12, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिख रहे हैं 6 गुणे, और क्या है देखो यहाँ से आपका 0 1, यहाँ तो 10 के ऊपर -5 है, ये काट कूट कर दोगे आप तो 10 के ऊपर माइनस कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, इतना मीटर आ जाएगा। यहीं से देख लेना, हल करोगे तो 6 गुना 10 को -7 मीटर आ जाएगा। चला जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के पास आते हैं। 5 नंबर हमसे क्वेश्चन ही कहा यार, देखो कि यंग के तिरछिरी प्रयोग में लैम्डा तरंग दैर्घ्य का एक बड़ी प्रकाश से उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहाँ पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता k प्राप्त होती है। प्रकाश की तीव्रता k प्राप्त होती है, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहाँ पथांतर λ/3 है। चलो हल कर लेते हैं। तो सवाल में प्रकाश की तीव्रता कह रही है, तो आई का मान इंटेंसिटी होता है k, पथांतर कितना दे दिया है? लैम्डा। और जब पथांतर λ/3 हो जाता है तब वो प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी बताना है। जब मैंने पथांतर लैम्डा है तो उसकी तीव्रता k है, जब पथांतर λ/3 कर देते हैं तब उसकी तीव्रता कितनी होगी। ठीक है ना, इसी से आपको क्या करना है? हल करना है। चला जाओ, इसका हल करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है ना, एक तो ये सूत्र आप पढ़े होंगे, सोचिए कहाँ से सूत्र आया था, आ जाएगा, सब सेम है ना। तो ये आपका, अरे यही सूत्र बना था ना, I बराबर I0 या I1 प्लस I2 प्लस 2 करने में I1 I2 cos फाई। ठीक है, इसी का यूज करके हमने लिखा है, आ जाएगा। देखो आएगा कैसे, ये भी I0 मान लो, ये भी I0 मान लो, तो 2I0 हो गया, प्लस ये 2 है नहीं है, 2 हो गया है, ये भी I0, ये भी I0, तो I2, तो I0 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और cos फाई तो है,
अब आई बराबर यहाँ से आप 2i0 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो बात इसको छोड़ दो, पहले तो बात आप पढ़े होंगे कि कलांतर और पथांतर में संबंध के बारे में। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब भी कलांतर और पथांतर की संबंध की बात पूछा है तो उसको कैसे आप दिखाएंगे, थोड़ा सा बताते हैं। तो देखिए इस सवाल को आप अच्छे तरीके से कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए कि जब भी प्रकाश की तीव्रता पूछता है, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। लेसन नंबर प्रकाश की जब भी तीव्रता की बात करेगा तो आप सभी लोग बहुत अच्छे एक सूत्र पढ़े होंगे यार, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 करनी में I1 I2 cos फाई। ठीक है, अब आ जाओ प्रथम स्थिति में। प्रथम स्थिति में यार एक बात आपसे पूछा जा रहा है कि जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जब भी i मैंने और बात पूछता है इसमें तो यहाँ कैसे पर आप इसको हल करेंगे। ठीक है। देखो सबसे पहले बात होगा ना, सबसे पहले बात कलांतर और पथांतर में संबंध। कलांतर और पथांतर में संबंध क्या होता है, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। चला जाओ आगे बढ़ो, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटा में लेमडा इंटू। अब आ जाओ क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन में क्या दिया तो पहले सुनते हैं। भाई प्रथम स्थिति में जो तरंग दैर्ध्य वो लेमडा रखा है और प्रथम स्थिति में तरंग दैर्ध्य कितना है, लेमडा है, और पथांतर भी कितना है, लेमडा। तीव्रता कितना है, के है। तो चलो तरंग जब इसका पथांतर कितना है, लेमडा, तो चलो पथांतर जो पर रखते हैं लेमडा, लेमडा से गया लेमडा, डेल्टा फाइव बराबर का आ गया यार, आ गया केवल 2 पाई, आ गया 2 पाई। अब इस 2 पाई का मान इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, रख दो, रखो। जब 2 पाई का मान इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आपके पास आएगा, देखिए तो आई बराबर खूब ध्यान से देखिएगा, आई बराबर जब रखेंगे तो सब बराबर आपका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, चलो तो रखो इसमें आई की जगह रखेंगे आप क्या रखेंगे, I1 की जगह भी आई रख लो, I2 की जगह भी आई रख लो, और प्लस 2 आई कास 2 पाई। अच्छा एक बात बता देते हैं, कास 2 पाई का मान 0 होता है। माने या आप रखेंगे कितना, 300, 180 गुणे 2 तो 360, तो कास जो आप देख रहे हैं 2 पाई हमेशा इसका मान 1 हो जाता है, 0 नहीं 1 होगा, 1 1 1 1 1, यानी यहाँ पर लिख लेना है कास 360 का मान 1 होगा। ठीक है, चलो रख देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा क्या, देखो आई बराबर, देखो आई बराबर एक आई 2 आई तो 2 आई प्लस ये 2 आई स्क्वायर करोगे तो आई बाहर, कास 180 के मान 1 आई बराबर 2 आई 4 आई, और एक गुना होगा तो उसको 4 आई आ गया, आई की जगह 4 आई। पुनः अब आ जाओ द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति में तो यहाँ भी डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। देखो सवाल में पथांतर दे चुका है यार, इसमें पथांतर जो दिया लेमडा बाई 3 दिया, तो रख दो यार लेमडा बाई 3, लेमडा बाई 3, लेमडा से लेमडा कैंसिल, 2 पाई बराबर 2 पाई बाई 3। फिर आप रख दो वो सूत्र में, किस में, आई बराबर, अब या आई डैश लिख देना, आई डैश बराबर आई प्लस इसी में रख रहे हैं, किस में, इसी में। अरे भाई एक बार रखे थे तो आया था, द्वितीय स्थिति में रख दीजिए तो देखो होगा क्या, पूरा सेम रहेगा। जैसे आपके पास यहाँ जो देख रहे हैं, सीधा सुनो ध्यान से समझो, यहाँ पर आई 2 आई कॉस कितना 2 पाई बाई 3। ठीक है ना, चलो आई डैश बराबर इसको जोड़ो 2 आई। अब देखो कॉस 120, कॉस कितना हो गया 120, और आप जानते हैं कॉस 120 के मान माइनस 1 बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आई डैश बराबर क्या आ जाएगा सर, 2 आई डैश बराबर 2 आई, अब माइनस केवल आई घटेगा तो केवल आई। अब सुनो आई डैश बराबर, अब जहाँ आई है, यहाँ आई है, उसके जगह पर आप 4 आई रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं यार, 4 आई रख सकते हैं। चलो आ जाओ, तो आई डैश बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से यही मेन आपका है। ठीक है ना, तो जो ये
आप इसको बट्टा में लेकर के आते हैं तो आई बट्टा 4 लिख सकते थे, किसके जगह पर, आई के जगह पर। ठीक है, ये के दिया तो के रख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर के आ जाएगा। बात को समझो यार, तीव्रता के दिया गया आपका, तो के रख दोगे यहाँ पर, तो के बट्टा 4, यानी जहाँ आई है तो आप आपका क्या रख देना है, के बट्टा 4 रख देना है। ये हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं हम लोग। 10.6 यंग के तिरछी प्रयोग में फ्रिंजियों को प्राप्त करने के लिए 650 नैनोमीटर तथा 520 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश पुंज का प्रयोग किया गया। तो ए नंबर ही कहता है कि 650 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर तीसरे फ्रिंज की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी बताइए। देखो तरंगदैर्घ्य दे दिया है और तीसरा फ्रिंज का मतलब यम का मान दे दिया है, केंद्रीय उच्चिष्ट की दूरी वाई का मान पूछ रहा है। केंद्रीय उच्चिष्ट से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहाँ दोनों तरंगदैर्घ्य के कारण द्वितीय फ्रिंज संपाती होंगे। तो पहले तो आप देखिए सवाल में ऊपर पढ़िएगा, यंग के तिरछी प्रयोग में प्राप्त करने के लिए 650 नैनोमीटर 520 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा है। सवाल में थोड़ा सा अधूरा कर दिया, इसमें झिरियों के बीच की दूरी आप खुद से मानिएगा 2 मिलीमीटर, यानी 2 × 10⁻³ तो झिरियों की जो बीच की दूरी हो गई यार, स्मॉल डी का मान दे दिया है। ठीक है ना, 2 मिलीमीटर, और पर्दा के बीच की दूरी दे दिया 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, ये सवाल में दिया गया है। लैम्डा 1 का मान है 650 नैनोमीटर, तो 9 नैनोमीटर का हटाएंगे 10⁻9 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो, और लैम्डा 2 का मान आपका दिया यार 520 नैनोमीटर, तो 520 × 10⁻9 मीटर। ठीक है ना, चला जाओ हल कर देते हैं, आ जाओ, खूब ध्यान से पहले समझ लो इसको कैसे हल हम इसको करेंगे।